Hello dear students, welcome on my YouTube channel। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश। बनारस में उपदेश। और इसी सरमन वर्ड से रिलेटेड कुछ आपको एक्टिविटी दी जा रही है यहाँ पे जो आपको कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी है यूज ए डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, या आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं या अपने टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं। एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे तो अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं या डिक्शनरी की। क्वेश्चन क्या है? खाना इस सरमन से रिलेटेड ही होंगे। देखिए क्या है। व्हाट इज ए सरमन? सरमन क्या होता है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर और टॉक? क्या ये टॉक से या जो लेक्चर होता है, भाषण होता है, उससे अलग होता है? हाँ भाई, अलग तो होता है। ये अलग भी होता है और एक जैसा भी होता है। वो कैसे होता है देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ सरमन क्या होता है। सरमन का हिंदी अर्थ होता है उपदेश। उपदेश। उपदेश या और कहें तो धार्मिक उपदेश। धार्मिक उपदेश। किसी भी धार्मिक मुद्दे पे या किसी नैतिक मुद्दे पे कोई भी व्याख्यान दिया जाता है, कोई भी व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? सरमन। क्या कहा जाता है उसी को? सरमन। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो सरमन होता है, स्पीच होता है, और एक होता है लेक्चर। लेक्चर। इन तीनों में समानता ये है, सरमन में, स्पीच में और लेक्चर में, कि इनमें जो बोलने वाला स्पीकर होगा वो किसी एक टॉपिक पे ऑडियंस को क्या करेगा? अपनी बात शेयर करेगा बोल के। अपनी बात क्या करेगा? बोल के शेयर करेगा किसी ऑडियंस। ये तो इनकी समानता है, इक्वलिटी इनमें समानता है ये, कि तीनों में क्या किया जाता है? जो स्पीकर होगा वो अपने थॉट्स शेयर करेगा बोल के। ठीक है। अब ये जो स्पीच होता है और जो लेक्चर होता है, स्पीच और लेक्चर, ये दोनों किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं भाई। स्पीच और लेक्चर किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। जैसे आपकी बुक्स वगैरह में या आपको जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी लेक्चर होता है, और हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का लेक्चर अलग अलग होता है। किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, लेकिन सरमन का जो टाइटल होता है, जो मैटर होता है, जो कंटेंट होता है, वो फिक्स होता है। और वो क्या होता है? रिलीजियस एंड मोरल। अगर कोई भी लेक्चर है, कोई भी स्पीच है जो किस मैटर पे, रिलीजियस मैटर पे या फिर मोरल, मोरल मैटर पे, अगर इन पे कोई भी स्पीच दिया जा रहा है, कोई भी लेक्चर दिया जा रहा है, तो उसका नाम चेंज होके फिर क्या हो जाएगा? सरमन। धार्मिक उपदेश या नैतिक उपदेश। ओके, ये डिफरेंस है और सरमन का मतलब भी पता चल गया आपको। अब इसी क्वेश्चन में आगे दिया गया है आपको, कैन दिस वर्ड ऑल्सो, दिस वर्ड यानी ये सरमन, कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे और ए जोक। और क्या ये जो वर्ड है नेगेटिव वे में या जोक में यूज किया जा सकता है? भाई सरमन वर्ड तो देखो फिक्स हो गया कि ये तो धार्मिक उपदेश बताने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे ये जो गलत है, सरमन लिखा है ना, माय मदर सरमन, ये गलत है। अगर यहाँ पे जोकिंग वे में यूज करना है तो ये वर्ड हमें चेंज करना होगा। इसकी जगह हम स्पीच कर सकते हैं या लेक्चर कर सकते हैं। एक बार कहते नहीं हम, क्यों लेक्चर दे रहा है मेरे को? कोई मेरे जैसा टीचर आपको बोर कर देता है तो कहते हो ना आप आपस में कि सर लेक्चर दे रहे हैं बिना वजह ही, होता है ना सर? तो वो जोकिंग वे ही है। लेकिन सरमन का यूज जोकिंग वे में या नेगेटिव वे में नहीं किया जा सकता। वो करने के लिए भी हमें क्या करना होगा? फिर उसको चेंज करना होगा, या तो स्पीच बोलेंगे या फिर लेक्चर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे
इन वर्ड्स की जो बॉक्स में लिखे हैं इन वर्ड्स के मीनिंग पूछना चाह रहा है ये। एफ्लेक्टेड विद, एफ्लेक्टेड वर्ब होती है और इसके साथ प्रीपोजिशन विद आती है। फिक्स है भैया, फिक्स प्रीपोजिशन है। एफ्लेक्टेड विद का मतलब होता है, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना साथ में। एफ्लेक्टेड विद का मतलब होता है किसी चीज से ग्रसित होना, एक वो कोई बीमारी हो सकती है, कोई पीड़ा दुख कोई भी, ग्रसित होना। नेक्स्ट, बी कंपोज्ड। कंपोज्ड, काम एंड कंपोज जैसे नाम सुना आपने। कंपोज का मतलब होता है शांत और बी का मतलब होना, शांत होना, शांत होना। डिसोलेशन, डिसोलेशन, डिसोलेशन का मीनिंग होता है निराशा या मायूसी। डिसोलेशन यानी क्या होता है, निराशा या मायूसी। लेमेंटेशन, लेमेंटेशन होता है विलाप, विलाप यानी रोना, विलाप करना, रोना। प्रोक्योर, ये वर्ड आप याद रखना भाई, प्रोक्योर। प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है गेट समथिंग बाय हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, हार्ड अटेम्प्ट्स। कोई भी चीज कठिन मेहनत से बार बार प्रयास करने के बाद प्राप्त करना, उसको बोलते हैं प्रोक्योर। प्रोक्योर, कठिन मेहनत से, कठिन मेहनत करके कोई चीज प्राप्त करना। नेक्स्ट है बी सब्जेक्टिव टू। बी सब्जेक्टिव टू का मतलब होता है किसी के नियंत्रण में होना, इन कंट्रोल ऑफ समवन और समबडी, किसी के नियंत्रण में होना, इन कंट्रोल ऑफ समवन और समबडी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कुछ प्रियर नॉलेज पूछ रहा है आपका। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने पर्वत पे दिए गए उपदेश के बारे में कभी सुना है? सुना है। हु डिलीवर इट? और ये जो पर्वत पे जो सरमन दिया गया था, धार्मिक उपदेश दिया गया था, ये किसने दिया था? क्या आपको पता है? नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। सरमन ऑन माउंट ये दिया था जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जिसको बोलते हैं ना, उसने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, हु डू यू थिंक डिलीवर ए सरमन एट बनारस? आपको क्या लगता है कि बनारस में जो सरमन दिया गया था, जो धार्मिक उपदेश दिया गया था, वो किसने दिया? पता है, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताना आप, है ना। नेक्स्ट, ये जो धार्मिक उपदेश है ये किसने दिया था? अरे इसी के बारे में हम पूरा जो हमारा चैप्टर ये पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में ही नाम आ गया गौतम बुद्ध, तो किसने दिया था बनारस में उपदेश, धार्मिक उपदेश? गौतम बुद्ध ने। नाउ अब हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC। अब देखो, जो फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट थी ना, फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी, जहां से हम ऐसा मानते हैं कि हमारी जो ये जो प्रेजेंट टाइम में जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना ईयर्स का, पहली जो सदी शुरू हुई थी पहली, अब कौन सी चल रही है? 2025 चल रही है। तो पहली जो थी ना, पहला वर्ष, ये काउंट किया जाता है कि पहले वर्ष में किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह होता है ना। आज का हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, ये जो डेट काउंट करने का सिस्टम, ईयर्स काउंट करने का सिस्टम, ये सारा यूरोपियन है भाई। यूरोपियन का मतलब जो ब्रिटेन और ये जो यूरोप वाले देश है ना, इनका फॉलो कर रहे हैं हम। तो इस एक फर्स्ट जो ईस्वी थी, पहले ईस्वी में क्या हुआ था, जो ईसा मसीह है उसका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, उससे आगे तो जो ईयर काउंट करते हैं वो एक ईस्वी से शुरू होते हैं, और इसके पहले जो ईयर काउंट करते हैं ना, वो उल्टे चलते हैं भाई। कैसे चलते हैं? उल्टे। यानी 563 बीसी में तो ऐसे इनका जन्म माना जाएगा। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, इतने पहले इनका जन्म हुआ था, 563 साल पहले, ऐसे मान सकते हैं। इतने साल पहले, 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। किससे पहले? ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 BC। तो इसमें आप कम कर लेना, इनकी एज पता चल जाएगी आपको।
483, 08, 8 ईयर, 80 साल की उम्र थी इनकी। 563 बीसी में इनका बर्थ हुआ और 483 बीसी में इनकी डेथ हो गई। ये बीसी क्यों लिखते हैं? बीसी क्यों लिखते हैं भाई? बीसी का मतलब है कि ये जो डेट यहाँ पे लिखी है ये ईसा मसीह के जन्म से भी कितने पहले की है जो लिखी है, उसके जन्म से इतने साल पहले की है जो भी लिखी होगी ना डेट वो। तो इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से कितने पहले हुआ? 563 बीसी। ठीक है, और मृत्यु कब होगी, कितने साल पहले होगी? 483 बीसी पहले। उल्टा काउंट करते हैं, 463 से शुरू करेंगे, फिर 62 होगा, 61 होगा, ऐसे होता होता और ऐसे उल्टा आएगा सिस्टम में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। जो गौतम बुद्ध है उनका जो जीवन है वो प्रिंस जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम, इनके रूप में स्टार्ट हुआ। और कहाँ पे? नॉर्दर्न इंडिया में। इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है, ऐसे मानो ये इंडिया है, इंडिया है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट। तो ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया। नहीं, इसमें पूरा ही नॉर्दर्न बना है, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये नॉर्दर्न इंडिया, यानी हिमालय के तलहटी वाले जो क्षेत्र है ना उनमें, नेपाल तक। उसमें इसने अपना जीवन किसके रूप में शुरू किया था? एक प्रिंस के रूप में, राजकुमार के रूप में, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। सेंट अवे का मतलब होता है भेजना, क्या होता है? भेजना। ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। उनको भेजा गया, किसके लिए भेजा गया? स्कूलिंग के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और किस चीज की पढ़ाई की जाती थी पहले? सैक्रिड। सैक्रिड का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। सैक्रिड है, सैक्रिड। स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ। रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है और बहुत सारे हैं, मुंडकोपनिषद है ना, मत्स्य पुराण है। ये सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो पहले की जो पढ़ाई होती थी इन ग्रंथों को पढ़ने के से ही पूरी होती थी। और जो पढ़ाई करवाते थे वो टीचर्स होते थे, उनका गुरुकुल होता था, उनमें जाना पड़ता था। तो इसको भी क्या किया गया? सिद्धार्थ गौतम को ये स्क्रिप्चर्स की, जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं, इनकी स्टडी करने के लिए जंगल में भेज दिया गया, गुरुकुल में। एंड 4 ईयर लेटर्स, 4 साल बाद में, ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। 4 साल बाद में वो अपनी स्कूलिंग पूरी करके घर लौटे, क्या करने के लिए? एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए। और शादी हो भी गई। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर एज बिफिटेड रॉयल्टी। शादी के बाद में उनके एक बेटा हुआ, दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर। और शादी के 10 साल बाद तक वो एक साथ रहे, यानी राजकुमार बन के रहा। बिफिटेड रॉयल्टी, बिफिटेड का मतलब होता है आलीशान शाही जिंदगी। 10 साल तक उसने क्या दी? ये 10 साल कौन से हैं? उसके, गौतम बुद्ध के अपनी स्कूलिंग पूरी करने के, अपने मैरिज के 10 साल बाद तक वो प्रिंस बन के ऐसे रॉयल्टी से रह रहा था 10 साल तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25, कितने साल की उम्र बताई जा रही है? 25, लगभग 25 साल की उम्र में द प्रिंस हेयर टू फोर, हेयर टू फोर का मतलब होता है अब तक, अब तक या वर्तमान तक। सिल्डिड, सिल्डिड यानी होता है रक्षा करके रखना किसी चीज की, किसी चीज को बचा के रखना। तो ये कहा जा रहा है कि 25 साल की उम्र तक जो प्रिंस हैं उनको 25 साल, उसके जन्म से लेके 25 साल की उम्र तक, यानी वर्तमान समय तक, शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सफरिंग्स यानी होती हैं दुख पीड़ाएं, उनको संसार के जो दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, उनसे बचा के रखा गया। वाइल आउट ऑफ हंटिंग, हंटिंग यानी होता है शिकार। जब एक बार वो शिकार पे जा रहे थे, 25 साल की उम्र की बात हो रही है। आउट हंटिंग, चांस्ड अपॉन, चांस्ड अपॉन का मतलब होता है किसी से
ऐसे संयोगवश मिल जाना। इधर लिखा है चांस अपॉन का मतलब कम अक्रोस, कम अक्रोस का मतलब भी होता है बाई चांस मिलना, किसी से संयोगवश मिलना, संयोगवश मिलना बाई चांस। चांस अपॉन ए सिक मैन, एक बार 25 साल की उम्र में उसे हंटिंग के लिए बाहर जाना पड़ा और उस समय वो संयोगवश किन किन लोगों से मिला, देखिए देखा उसने क्या देखा, सबसे पहले उसने देखा सिक मैन, अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, उसके बाद में एक बूढ़ा आदमी, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार और प्रोसेशन यानी जुलूस होता है, सब यात्रा जाती है ना तो उसमें जो लोग साथ में जाते हैं उसको प्रोसेशन बोला जाता है। एंड फाइनली ए मोंक, उसने चार चीजें देखी। क्या देखी उसने? सिद्धार्थ ने जब 25 साल की उम्र में पहली बार वो कहाँ निकला हंटिंग के लिए, तो उसने एक तो पहले सबसे पहले देखा एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद में एक शव यात्रा देखी जिसमें किसी व्यक्ति को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था, और एक देखा उसने एक मोंक जो बेगिंग कर रहा था फॉर आर्म्स, आर्म्स यानी होती है भिक्षा, आर्म्स यानी क्या होती है? भिक्षा। बैग यानी मांगना, बैग यानी मांगना, मोंक यानी होता है साधु, क्या होता है? साधु, सन्यासी। उसने चार लोग देखे, पहला बीमार आदमी, दूसरा एक बूढ़ा आदमी, तीसरा सीन देखे, चार सीन, कितने सीन देखे? चार। पहले सीन में क्या देखा उसने? एक सिक मैन, दूसरे सीन में एक बूढ़ा आदमी एज्ड मैन, तीसरे सीन में उसने देखा एक फ्यूनरल का प्रोसेशन देखा, चौथे सीन में उसने एक मोंक देखा जो क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था, भिक्षा के लिए, भिक्षा पाने के लिए क्या कर रहा था? लोगों से भीख मांग रहा था। दीज साइट्स, साइट्स यानी होते हैं दृश्य, साइट्स यानी क्या होते हैं? दृश्य। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, सो मूव्ड का मतलब हिला देना, हिला देना, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। और ये दृश्य देखने के बाद इन दृश्यों ने क्या कर दिया? जो सिद्धार्थ गौतम था उसको हिला दिया। उसने देखा कि दुनिया में तो कितना दुख है, वो तो कभी बाहर ही नहीं निकला भाई, पूरी जो रॉयल्टी थी, बिफिटेड रॉयल्टी, वो यूज कर रहा था, वो तो उसको बाहर ही नहीं निकलना पड़ता था। राजकुमार था तो जो भी चीज चाहिए उसको तुरंत मिल जाती थी, उसने बाहर निकल के ऐसे दुख दर्द देखे नहीं। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि लोग कितने दुखी हैं, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई मर गया है, कोई भीख मांग रहा है, ये सब चीजें देखी और इन चीजों से वो पूरी तरह से हिल गया। तो उसने क्या सोचा? डिसाइड कर लिया, एंड एट वंस और तुरंत ही वेंट आउट, वेंट आउट यानी होता है निकल पड़ना, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड और संसार में निकल पड़ा उसी समय। तो सीख, सीख यानी होता है ढूंढना, सर्च, सीख यानी क्या होता है? ढूंढना, सर्च करना। एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, विटनेस का मतलब जिन दुखों को इसने उन चार चार दृश्यों में देखा ना, उन दुखों से रिलेटेड जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ निकल पड़ा? संसार में निकल पड़ा। एनलाइटमेंट क्या होता है? देखो ये इधर लिखा हुआ साइड में, ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान। अगर ये कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले तो वो इन संसार के दुख दर्द पीड़ाओं से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, औरों को भी मुक्त करता है वो। नेक्स्ट, he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। वांडर यानी होता है भटकना, बिना उद्देश्य के भटकना। उसका उद्देश्य भी क्लियर नहीं है सिद्धार्थ का, वो केवल क्या करना चाह रहा है? उन चार सवालों के चार दृश्य जो देखे हैं उनमें जो दुख देखा उनके उनकी आंसर ढूंढना चाह रहा है, लेकिन क्लियर नहीं कि आंसर कैसे मिलेंगे। तो 7 सालों तक वो क्या करता रहा? भटकता रहा। ये डेट्स आपको याद रखनी है, टाइम कितने साल की उम्र में घर से बाहर निकला? 25 ईयर की, है ना? और फिर कितने सालों तक घूमता रहा वो? 7 सालों तक। और फाइनली अंततः सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंततः फिर कहाँ बैठा हुआ? एक पीपल ट्री के नीचे, वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कैम। वोड का मतलब होता है शपथ लेना, प्लेज करना, शपथ लेना। और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उसने ऐसी शपथ ली कि जब तक उसको उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो वहीं पे तपस्या करता रहेगा।
मेडिटेशन करता रहेगा बैठ के। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, और 7 दिन तक वो वहीं पे बैठा रहा। कितने दिनों तक? 7 days तक। 7 दिनों तक बैठा रहा, और 7 दिन के बाद में उसे क्या प्राप्त हुआ? एनलाइटमेंट, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। ही रिनेम द ट्री द बोधि ट्री, और उसके बाद में उस सिद्धार्थ ने उसका क्या नाम कर दिया? जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था वो तपस्या करने के लिए, उस पेड़ का नाम बोधि ट्री कर दिया। द ट्री ऑफ विजडम, विजडम यानी बुद्धिमता, विजडम यानी होती है बुद्धिमता, बुद्धिमता का वृक्ष। ये नामकरण किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया, जब उसको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया तब। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एट द पॉइंट, और उसके बाद में उसको जो नया आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जो समझ प्राप्त हुई, उससे वो लोगों को क्या कर रहा है? अपना ज्ञान लोगों के साथ शेयर कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, सिखा रहा है नया ज्ञान। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसी बिंदु पे आके, इसी जीवन के इसी मोड़ पे आके उनका नाम क्या हो गया? बुद्धा, द अवेकन्ड एंड एनलाइटमेंट। अवेकन का मतलब होता है सचेत, एनलाइटमेंट यानी क्या होता है? एनलाइटमेंट तो होता है उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, एनलाइटेड यानी होता है ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञानी। क्या होगा इसका मतलब? ज्ञानी। अवेकन्ड यानी जागृत, जगा हुआ, जागृत या जगा हुआ। एनलाइटेड यानी ज्ञानी। इसके बाद से इनको किस नाम से जाना गया? बुद्धा। और बुद्धा को क्या कहा जाता है? जागृत और ज्ञानी। नेक्स्ट, द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। उसका फर्स्ट का मतलब होता है उपदेश देना। प्रीच देने क्या होता है? उपदेश देना, उपदेश देना। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना जो पहला उपदेश दिया, वो कहाँ दिया? सिटी ऑफ बनारस में, सिटी ऑफ बनारस में। नेक्स्ट, मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। और ये जो बनारस है ना, गंगा नदी के किनारों पे स्थित सभी शहरों में, गंगा नदी भारत के से बीच से निकलती है भाई, इस पे जो जो शहर स्थित हैं इसके किनारों पे, उन सब शहरों में से जो बनारस है ना, वो सबसे क्या है? होली है। होली का मतलब वही सैक्रेड, पवित्र। सब शहरों में से सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? बनारस। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, डिपिंग का मतलब होता है डुबकी लगाने वाले स्थान। जो तट होते हैं ना, तट किनारे, नदी के किनारे, उन पे क्या बने होते हैं? घाट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? घाट, जहाँ पे लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, आराधना करते हैं नदी की, देवताओं की। तो बहुत सारे शहर हैं, जो गंगा नदी है उसके किनारों पे, उसके घाटों पे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। उन सब घाटों में से जो बनारस के घाट हैं, वो सबसे क्या माने जाते हैं? पवित्र माने जाते हैं। नेक्स्ट, द सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इट्स गिवन हेयर। और जो ये सरमन था, ये यहीं पे दिया गया, प्रिजर्व, सुरक्षित करके। कौन लेके आया इसको? गौतम बुद्ध। और उसने यहाँ बनारस में आके अपना ये जो पहला सरमन था ये दिया। इधर भी लिखा है देखो, सरमन, सरमन यानी रिलीजियस और मोरल टॉक, रिलीजियस और मोरल टॉक। किसी भी धार्मिक और नैतिक मुद्दे पे कोई भी बात, कोई भी भाषण होता है, उसको क्या बोला जाता है? सरमन। नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और ये जो सरमन है, इसमें ये प्रतिबिंबित होता है। क्या प्रतिबिंबित होता है? इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। बुद्धा का ज्ञान, बुद्धा की जो बुद्धिमत्ता है, गौतम बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता है, वो प्रदर्शित होती है, प्रतिबिंबित होती है। और किसके बारे में होती है? किसी भी इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग के। इनस्क्रूटेबल इधर साइड में लिखा है, क्या होता है? A state happening, something which cannot be understood। ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई मुद्दा, ऐसी कोई पीड़ा जो आपकी समझ में नहीं आई, जो आपके समझ में नहीं आई, यानी जो समझ से बाहर है। इस प्रकार के जो दुख होते हैं ना, वो जो समझ से बाहर होते हैं, यानी उनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। इंसान क्या करता है?
अपनी मानसिक दुखों के कारण उन दुखों को और बढ़ा के एक नया ही दुख बना देता है जो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही ना समझने वाले जो दुख होते हैं जिनको समझा नहीं जा सकता, उनके ऊपर बुद्धा ने यहाँ पे क्या दिया था? भाषण। भाषण तो बहुत सारे दिए थे, सरमन, धार्मिक उपदेश तो बहुत सारे दिए थे, लेकिन उनमें से आपके इस चैप्टर में ये वाला दिया जा रहा है, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल जो सफरिंग्स है उनके बारे में। नाउ अब उसके गौतम बुद्ध के भाषण की बात शुरू हुई कि क्या दिया था उसने भाषण। देखिए, किसा गौतमी। अब किसा गौतमी नाम की कोई महिला, उससे कहानी शुरू होगी। कहानी टाइप में है, किसा गौतमी had an only son. He died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses. The boy is dead. किसा गौतमी नाम की एक महिला थी और उसके एक ही बेटा क्या था? एक ही बेटा था, और वो भी क्या हो गया? डाइड हो गया, मर गया। इनर ग्रीफ, ग्रीफ यानी होता है दुख। क्या होता है? दुख। और अपने दुख के कारण कि एक ही बेटा है वो भी मर गया, उस दुख के कारण वो उस अपने बेटे को, मरे हुए बेटे को, मरे हुए बच्चे को अपने सभी जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके पास लेके जा रही है। और आस्किंग फॉर, ये आस्किंग और ये फॉर फ्रेजल वर्ब है। आस्किंग फॉर मतलब होता है मांगना, और अपने पड़ोसी से मांग रही है, क्या मांग रही है? मेडिसिन। क्या मांग रही है वो? मेडिसिन, दवाइयाँ मांग रही है कि कोई मेरे बेटे को क्या दो, दवा दो ताकि ये सही हो जाए। और पीपल कह रहे हैं, उसके जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। लॉस्ट हर सेंसेस का मतलब होता है पागल हो जाना। सेंस यानी होते हैं, क्या होते हैं? संवेदनाएं। अगर किसी ने अपनी संवेदनाएं खो दी मतलब वो क्या हो गया है? पागल हो गया, मैड हो गया है। द बॉय इज डेड। लोग उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा मर गया है, तुम पागल मत हो। उसको पागल करें लोग। एट लेंथ, किसा गौतमी मेट ए मैन। एट लेंथ यानी क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लेंथ? एट लेंथ का मीनिंग होता है अंत में। अपने पड़ोसियों से हेल्प नहीं मिली तो अंत में। एट लेंथ का मतलब क्या होता है? अंत में। किसा गौतमी मेट ए मैन। किसा गौतमी अंत में एक आदमी से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी विनती पे उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई कैन नॉट गिव दी। दी का मतलब है भाई ओल्ड इंग्लिश में जो यू है ना, यू, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? दी। दी यू का सिनोनिम है यहाँ पे, यू समझेंगे दी को। आई कैन नॉट गिव दी, दी को क्या बोलेंगे? यू। मेडिसिन फॉर दाई, दाई का योर, वाई ओ यू आर। यू को तो क्या बोलते थे पहले इंग्लिश में? दी। और योर को बोलते थे दाई, योर, दाई। आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, कि मैं तुम्हें इस समय तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को, फिजिशियन को, फिजिशियन नहीं होता डॉक्टर, फिजिशियन को जानता हूँ जो आपके बेटे को क्या कर सकता है? दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सैड, ये गर्ल कौन है? ये किसा गौतमी है, उसको गर्ल बोला जा रहा है। एंड द गर्ल सैड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे बताइए सर, हु इज इट, वो कौन है? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। साक्य हो ना, साक्य, गौतम बुद्ध को साक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि ये साक्य वंश का था। किस वंश का था ये? साक्य वंश का। तो उस आदमी ने क्या कहा कि तुम कहाँ पे जाओ? साक्य मुनि बुद्धा है, बुद्ध, उसके पास जाओ आप। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। रिपेयर्ड यानी क्या होता है भाई? इधर लिखा है, ओल्ड स्टाइल वर्ड है ये भी, रिपेयर्ड। एंड स्टाइलिक यूज, स्टाइलिस्टिक का मतलब पुराना यूज है। किसका? वेंट का, WENT लिखा है शायद। वेंट का ओल्ड वर्ड है ये। पहले वेंट नहीं लिखते थे इसको, रिपेयर्ड लिखा जाता है, वेंट। किसा गौतमी उसकी बात सुनते ही वहां पे गई, रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, अपने बेटे को लेके किसके पास गई? बुद्धा के पास गई और चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे भगवान, मेरे मालिक, गिव द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। मुझे वो दवाई दो जो मेरे बच्चे को क्योर कर सके। क्योर का मतलब होता है ठीक होना।
क्योर यानी क्या होता है? ठीक होना, ठीक होना, कि मेरे बेटे को वो दवाई दो जिससे वो ठीक हो जाए। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड क्या होता है भाई? मस्टर्ड होती है सरसों, और सीड्स होते हैं बीज, सरसों, सरसों के बीज। बुद्धा ने कहा कि मुझे हैंडफुल, मुट्ठी भर, हैंडफुल यानी क्या होता है? मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। एंड when the girl in her joy promised to procure it, procure का मतलब मेहनत से प्राप्त करके लाना। अब मांग मांग के लेके आएगी वो कोई चीज, मेहनत तो करनी होगी उसको। तो जैसे ही बुद्धा ने इससे कहा कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए, सरसों चाहिए मुट्ठी भर। तो ये बात सुनते ही जोश से उसने वादा कर दिया। किसने? किसा गौतमी ने प्रॉमिस कर दिया। इनर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर यानी लेके आना, कठिन मेहनत से प्राप्त करना। द बुद्धा एडिड, लेकिन बुद्धा ने बात एडिट की, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। अब बुद्धा ने एक शर्त और ऐड कर दी कि तू लेके तो आएगी, लेकिन जो सीड्स लेके आएगी मस्टर्ड के, वो ऐसे घर से लेके आने हैं तुम्हें जिस घर में कोई भी नहीं मरा हो अभी तक, न कोई बच्चा, न कोई पति, न कोई अभिभावक, न कोई फ्रेंड। ऐसे घर से तुझे क्या लाने हैं? सीड्स लाने हैं। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।